गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल पैट के लिए महा मैराथन और स्टैंड जितना मुझसे हो रहा है और स्टैंड में मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहे मेरे साथ और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। जो मैंने सबसे पहली मैराथन क्लास ली है आपकी यूपी ट्रिपल की, ऐसे क्वेश्चन रखे उसमें कि बच्चों आपका कमेंट इतना आ रहा है, मेरे पास इतना आ रहा है पर्सनली कि सर और वीडियो बनाइए और वीडियो बनाइए। तो आपके उसी प्यार को देखते हुए मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और स्टैंड मैंने ऐसा कोई भी सेट नहीं छोड़ा है जिससे आपके क्वेश्चन नहीं लिए हैं। आप ईमानदारी से करके आप इस सेट को जरूर लगा कर जाएँ और स्टैंड, क्योंकि आप अगर पढ़ लोगे और स्टैंड, अगर आपके 80-85 नंबर आ जाते हैं पैट से तो आप कोई सा भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो स्टैंड मेहनत करते रहें। और आप देख रहे होंगे कि जो सबसे पहली यूपी ट्रिपल पैट की जो मैराथन है उस पर कितने व्यूज आए हुए हैं वो स्टैंड, आप एक बार उन्हें भी चेक कर लें। जो हमने परसों वीडियो डाली थी, जो कल डाली, उस पर भी वो चेक करें। और जो आज की वीडियो है वो वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है स्टैंड, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव चल रहा है यूपी ट्रिपल पैट का स्टैंड। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ स्टैंड जो आपके एग्जाम में फंसे क्वेश्चन। ठीक है स्टैंड, चलिए शुरू करते हैं आज के यूपी ट्रिपल पैट के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैंड। आज मैं आपको लगभग 180 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें कि आपके 100 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और बाकी प्रश्न आपके हिंदी का होंगे स्टूडेंट। जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि यूपी ट्रिपल पैट के थ्रू आपका जो जीएस है वो पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट। आप मैथ को यानी कि जीएस को अच्छे से मेहनत कर लीजिए स्टूडेंट। अगर एक बार आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो वाकई आपकी जिम्मेदारी हमारी है पास कराने की स्टूडेंट। अगर आप जीएस को अच्छे से अपने कमांड में कर लेते हैं स्टूडेंट तो जरूर सिलेक्शन होगा स्टूडेंट, जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और स्टूडेंट आने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किया करो स्टूडेंट, ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके जाया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें आपको मैं बार बार नहीं बताऊँगा कि आप आने से पहले वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट करना है, अपना नाम बताना है कि हम सर ये, क्योंकि जो हमारा जो हम कमेंट करते हैं उस पर नाम तरह तरह के आते हैं। तो पहले अपना नाम बताइए और फिर उसके बाद में अपना कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करिए स्टूडेंट, क्योंकि आप ही ऐसे हो कि जो हमारे चैनल को आगे लेकर जा सकते हो स्टूडेंट। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ स्टूडेंट, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा मुझे तो मेरा चैनल आगे नहीं जा सकता, ये आप भी के जानते हैं। और आप लोग अगर सहयोग करोगे मेरा तो मेरा चैनल इतनी आगे चला जाएगा, इतना आगे चला जाएगा कि दक्ष को हर व्यक्ति जानेगा कि हाँ, दक्ष कंपटीशन क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है और एक कोचिंग है कि वहाँ पर तैयारी कैसी होती है और कैसे टीचर वहाँ पढ़ाते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टूडेंट एक बात और, आप लोग जैसे ही प्रश्न देखें आप खुद कमेंट करें, ठीक है, आपसे कहने की जरूरत ना पड़े स्टूडेंट। ठीक है, प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए और उसके कमेंट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या, हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर पहला है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 256। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करें कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो आप सभी जानते हो स्टूडेंट, तो कमेंट करते रहें। क्वेश्चन के ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट कमेंट रुकने नहीं चाहिए आपके, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें स्टूडेंट। ठीक है, पहले आए शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर कर देगा जो आपसे पूछते हैं कि सर हमें वीडियो नहीं का लिंक नहीं मिलता है, तो उसे लिंक आप सेंड कर दिया करना। ठीक है स्टूडेंट, शेयर पे जाकर आप उन्हें शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो सकता है, और आप अच्छे जानते हैं कि सर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 256 के तहत। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी जानते हैं 5, 7, 8 या 6। कमेंट करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो देखेंगे 8 राज्य। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। तो भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से निकलती है। ये बात ध्यान रखनी है कि भारत में कर्क रेखा
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से निकलती है। नेक्स्ट, आपको मैंने 8 के 8 राज्य बताए ऑप्शन कहाँ कहाँ से गुजरती है, और बाद में ये बताया कि भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से गुजरती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या केकुबाद। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 3। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है स्टूडेंट, बताएंगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ये भी ध्यान रखना है कि उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने सागरमाथा, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या नामचावरे, नामचावारवे। ठीक है स्टूडेंट, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो जिसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं किसे जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट। ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी कि एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, संस्कृत में देवगिरी एवं तिब्बती में चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुग्मा कहा जाता है। ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा, संस्कृत में देवगिरी एवं तिब्बती में चोमोलुग्मा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। एडवर्ड टेरी, सर टॉमस रो, अल-बुकर, विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करें स्टूडेंट। आप लोगों के कमेंट नहीं रुकने चाहिए स्टूडेंट, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक वीडियो पर बने रहें। आपको जब भी और आज लास्ट में ये आके यही कहोगे ज़रूर कि सर जितना आपने पढ़ा था उसमें से ही था सब जीएस। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीएस पूछा जाएगा पैट में, तो इस वजह से मैं पैट के लिए मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट। आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहें। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कर देंगे पेपर देंगे वो भी इसमें पढ़ के जाएँ स्टूडेंट, उसके लिए बहुत फंसेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। तो किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, आपने कमेंट किया बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो बताना है मंजीत वालिया, नजमा हेपतुल्ला या वीएस रमा देवी या के गुप्ता गीता। तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप सभी जानते हैं, करिए कमेंट। तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीएस रमा देवी। क्या हो जाएगा? बीएस रमा देवी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट बताइए, कमेंट करें, कमेंट रुकने नहीं चाहिए स्टूडेंट, आप कमेंट करते रहें। वेरी गुड वेरी गुड। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें और स्टूडेंट। ठीक है, यानी इस चैनल को ज़्यादा उठाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, सभी का आंसर सही है, आप लोगों ने कमेंट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति या लोक लेखा समिति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट करते हैं आप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है। तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकाना। और जो मरकाना पड़ता है स्टूडेंट बताएं कहाँ पड़ता है, कमेंट में। तो स्टूडेंट मरकाना जो पड़ता है वो पड़ता है आपका राजस्थान। क्या पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना हो स्टूडेंट। तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? मरकाना में, और मरकाना पड़ता है राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बताने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जे बी कृपलानी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। वेरी गुड कमेंट करें और स्टूडेंट सभी। ठीक है, बढ़िया। तो और स्टूडेंट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे बी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जे बी कृपलानी। और स्टूडेंट आपकी वजह से ही 8 बजे का टाइम किया गया है। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे स्टूडेंट? मेहनत कर लीजिए, आपके पास ये गोल्डन चांस है स्टूडेंट। अगर आप पैट और यूपी ट्रपैसी और 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आज सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है, और आ चुके हैं कुछ बच्चों के, और जो नहीं निकाल पाए हैं वो आज शाम तक जरूर, यानी कि 9-10 बजे तक आप सभी अपने एडमिट कार्ड अपने पास होंगे और निकल रहे हैं स्टूडेंट। धीरे धीरे ऐसे ही निकालते रहें। किसी किसी के जीमेल पे मैसेज आ रहा है स्टूडेंट, ईमेल पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, तो ईमेल पे देखते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? जे बी कृपलानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है? तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का काम किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो करें कमेंट। तो ऑप्शन का आंसर होगा सी आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसे CSO के नाम से भी जानते हो स्टूडेंट। CSO शॉर्ट फॉर्म है CSO, ध्यान रखना। तो सकल घरेलू उत्पाद गणना के काम में किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम किस संबंध है? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से या विद्युत प्रसार से। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? विग्रहराज, विक्रमादित्य, जयचंद्र या पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था बताना है कमेंट में। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ABCD में से बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को भी शेयर करो स्टूडेंट। जब वीडियो को शेयर करोगे चैनल भी शेयर होगा, हाथों हाथ, ठीक है, करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 1890 किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद या रशीद अहमद या हुसैन अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 1890 के बीच जो चला, किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद, तीसरा ऑप्शन है सईद अहमद, चौथा ऑप्शन है हुसैन अहमद। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि सर्वाधिक संख्या में, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? यूरेनियम, लेड, हाइड्रोजन और या पोलोनियम। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए कमेंट में। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलोनियम के। किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम। सरकार्य समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? अप्रत्यक्ष कर प्रशासक, केंद्र राज्य संबंध या रेलवे किराया भाड़ा। तो बताना है सरकार्य समिति किस विशेष वस्तु से संबंधित थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा केंद्र राज्य संबंधित। किससे संबंध थी? केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़, तो आपने सभी ने देखा होगा ऊंट के ऊपर जो होता है वो, ठीक है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? पेशे ऊतक, कंकाली ऊतक, उपस्थि ऊतक या वशम्य ऊतक। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट तो हो जाएगा डी आंसर, वशम्य ऊतक, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप खाना भी खा सकते हैं वीडियो देखते हुए। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं बैग तो सामने रख लीजिए, मोबाइल चला के वहीं देखिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अगर दिमाग से निकल गया स्टूडेंट तो फिर ज़िंदगी में नहीं फंसेगा। अगर दिमाग में है और आप एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप कहीं बैग भी जाते हैं तो आप आराम से खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आपको लेट हो जाता है तो आप सामने रखिए मोबाइल और वहीं खाइए खाना, ठीक है, और क्वेश्चन का कमेंट करते रहें हाथों हाथ। तो इसने बताया कि ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वशम्य ऊतक का बना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मछली के यकृत
के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अभी जानते हैं कि मछली के तेल में जो मिलता है यकृत में, वो मिलता है विटामिन डी मिलता है सर। कौन सा मिलता है? विटामिन डी। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143? तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। तो सभी को बताया क्वेश्चन कि अनुच्छेद कौन सा है? 129 है, 129। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कौन सा है? 84वां, 89वां, 85वां या 82वां? तो बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे क्वेश्चन सभी कमेंट में कि कौन सा है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89। कौन सा हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपों का पठार? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं और आपने कमेंट भी किया स्टूडेंट, वेरी गुड। तो मालवा का पठार कौन सा है? मालवा का पठार। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार आ गया है और पैट के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। तुलबुल परियोजना और उत्तर प्रदेश पुलिस में तो 50 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है कि जितनी तैयारी करोगे स्टूडेंट उतना ही फायदा आप लोगों का है। तैयारी करते रहें, बने रहें मेरे साथ लास्ट तक। लास्ट में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, 80 प्रश्न लेकर आऊँगा आज। ठीक है स्टूडेंट, 80 प्रश्न जीएस के हैं, 80 प्रश्न हिंदी के हैं। आप मेरे साथ बने रहें, 9:30 बजे तक क्लास फिनिश कर देंगे या 9:30 से पहले ही क्लास फिनिश कर देंगे स्टूडेंट। आप लोग बने रहें। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? ब्यास, सतलज, झेलम, रावी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा झेलम। किससे संबंधित है? झेलम नदी से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, कोणांक का काला पगोड़ा किस देवता को समर्पित है? तो कोणांक का काला पगोड़ा किस देवता को समर्पित है? जगन्नाथ, महावीर, शिव या सूर्य? तो किसका क्वेश्चन कमेंट करें क्या हो जाएगा? कोणांक का काला पगोड़ा किस देवता को समर्पित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं आप सभी लोग कमेंट में, ABCD में कौन सा होगा? तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। कौन सा हो जाएगा? सूर्य। और स्टूडेंट इससे पहले मैंने प्रश्न बताया था आपको कि तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंध है? झेलम नदी से है। सही है, वेरी गुड। मगर आपको ये बताना है कि झेलम नदी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर में आपको मैंने बताया झेलम, मगर झेलम में ये और बताओ कि झेलम नदी कहाँ है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर बताइए कमेंट में। शुभ व्रतों कप निम्न में किससे संबंधित है? शुभ व्रतों कप और स्टूडेंट रोज एक कप बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो कप याद होंगे आपको। तो शुभ व्रतों कप आया, देखो नेक्स्ट नया नाम आया है। तो शुभ व्रतों कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट या बैडमिंटन? कमेंट करो। वेरी गुड। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ किससे? फुटबॉल से। तो स्टूडेंट झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी या भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है ये पूछा है। सिकंदराबाद, देहरादून, चंडीगढ़ या खड़गवासला? तो खड़गवासला बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो आपको बताया सभी को कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा डी आंसर, खड़गवासला। नेक्स्ट है भारत एवं ब्रिटेन के सरकारी प्रकाशन दस्तावेजों का कहा जाता है? तो भारत एवं ब्रिटेन के सरकारी प्रकाशन या दस्तावेज को क्या कहा जाता है? येलो बुक, ब्लू बुक, हाइट पेपर या ग्रीन बुक? तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत एवं ब्रिटेन के सरकारी प्रकाशन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी आंसर, हाइट बुक। ठीक है, हाइट पेपर। ठीक है, ये तो व्हाइट पेपर कहते हैं क्वेश्चन, व्हाइट है, व्हाइट लिखा हुआ है, व्हाइट पेपर। ठीक है, हाइट नहीं पढ़ेंगे तो व्हाइट पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है व्हाइट पेपर। ठीक है, लिखा हुआ ऐसा होता है क्वेश्चन, व्हाइट पढ़ते हैं तो व्हाइट पेपर। ठीक है, व्हाइट पेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है?
4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 7 नवंबर को या 9 नवंबर को। तो इसका आंसर तो ऑस्ट्रेलियन बच्चा दे देगा। अगर आपने ये प्रश्न भी याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो पृथ्वी पर राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलियन, वो कब मनाया जाता है? आने वाले समय में है ऑस्ट्रेलियन। हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लें, ऑस्ट्रेलियन इसे मोस्ट कर लेना, IMP कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो करंट अफेयर पूछेगा वो यहीं से पूछेगा ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो ध्यान रखना है, आप इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेना। तो 7 नवंबर को। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? सुनील अरोड़ा, सुनील चंद्रा, अनूप चंद्र पांडे या राहुल सचदेवा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कमेंट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें स्टूडेंट, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 चलेगा हमारा, 29 हो चुके हैं। तो सुनील अरोड़ा है, क्या है? सुनील अरोड़ा। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? मोहन सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, अनिल मेमन या कमल मेमन? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, किसे चुना है? आप सभी जानते हैं, इन्हें चुना है, अनिल मेमन को। किसे चुना है? अनिल मेमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा, बांदा, झांसी, श्रावस्ती? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा। क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थापित किया गया? नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में, नोएडा एवं कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे स्टूडेंट सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सभी को बताया, नोएडा और आगरा में किया गया है। कहाँ? नोएडा और आगरा में, भारत उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 1978, 1984, 1974, 1990 में? तो कमेंट करिए स्टूडेंट, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी स्टूडेंट, क्वेश्चन कम हो रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा 1974 में। कब? 1974। अरब देशों की फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने का सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भारत? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो भारत पहुंच गया है। किसमें पहुंच गया है? भारत। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान यानी कि सऊदी अरब के साथ। ठीक है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में किसे जीता है? ऑस्ट्रेलिया ऐसे प्रश्न जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में किसने? सुबिंद्रानंद पंत, नीलमणि फुकन जूनियर या फिराक गोरखपुरी या विश्वनाथ सत्यानारायण? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कमेंट करें। तो ऑस्ट्रेलिया ये कई बार आपने पढ़ लिया होगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में किसने जीता? तो ये क्वेश्चन अभी SSC GD का एग्जाम जो हुआ इससे पहले उसमें भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका आंसर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो नीलमणि फुकन जूनियर ने। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, 18 से 36 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, 19 से 32 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भारत सरकार की नई मंजिला योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा से केंद्रित है? तो बताना है हॉस्टल क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, कमेंट करें हॉस्टल, कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 से 35 वर्ष आयु वाले वर्ग के अल्पसंख्यक युवा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला भाग चलता है हॉस्टल, अब अगला भाग। ठीक है, नेक्स्ट है। तो पहले भाग में हमारे 37 प्रश्न थे स्टूडेंट, इतने ही पूछे जाएंगे आपसे। तो देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो बताना है स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कहाँ है आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणावर्त स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में कहाँ स्थित है, ये पूछा स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट संविधान निर्मंत्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मंत्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2।
तो बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या जेपी कृपलानी। जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। कमल का चपाती, कमल एवं गेंदा, और कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो बताना 1857 के विद्रोह में चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल एवं चपाती। क्या हो जाएगा, कमल एवं चपाती। ठीक है क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये नए नए प्रश्न क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं है आज तक। ठीक है नेक्स्ट, और अगर पढ़ लिए हो तो आप कमेंट करते रहेंगे, क्वेश्चन पता चलता रहेगा कि सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्वेश्चन नंबर 4। तो सीमेंट उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा क्वेश्चन ये बताना है। तो दूसरा है, कौन सा है, दूसरा है। नेक्स्ट है भारत संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 112 से 15, अनुच्छेद 5 से 11। तो बताना क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा। तो किस भारत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या महमूद बिन तुगलक। तो बताना है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सभी को पता है, क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। लोक लेखा समिति, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है, संसद या लोकसभा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, तो किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो बताना है आंसर ऑप्शन कमेंट में। तो किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी जानते हैं, बताइए कमेंट में। कमेंट करो ऑप्शन, दब के कमेंट करिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी जानते हैं, 8 का सी हो जाएगा, औरंगजेब। किसे कहते हैं, औरंगजेब को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सभी जानते हैं, ऑप्शन कमेंट कर दें इससे पहले। तो वारिंग हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिंग। तो बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है ऑप्शन वायसराय ने पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन। कमेंट करते रहें ऐसे ही, बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑप्शन। आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें। भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है। तो भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है। उद्योगामी दर से, प्रगतिशील दर से, घटती हुई दर से, अनुपातिक दर से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योगामी दर से। कौन सा हो जाएगा, उद्योगामी दर से। ठीक है 10 का ए। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। 1753 में, 1803 में, 1762 में, 1793 में। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि कब क्या था क्वेश्चन, बताएं कमेंट में। करे कमेंट, करे कमेंट, करे कमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्वेश्चन लिखने से, क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा हमारा कि 1993 में। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस के मुख्यतः क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन। तो बताना है तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो बताना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बी, दो, सी या डी। तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। डी आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया। तो डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया। लेमार्क तथा डार्विन ने, वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा यानी हार्डाली ने। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, वाटसन एवं क्रिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो भारत के संविधान के किस भाग से हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 7 या भाग 9। तो बताना है क्वेश्चन नंबर
तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 2। कौन से है? भाग सेकंड से। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 40, 45, 46, 44। तो बताना है एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 15 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 46। आंसर क्या हो जाएगा? 46 होती है। किसी सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? उस टाइम बताना है। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, मक्खी, प्रोटोजोआ या वायरस। तो बताना है किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि सर वायरस से होती है। ऑप्शन नंबर डी किससे होती है? वायरस से होती है। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन आपने कमेंट भी किया, वेरी गुड। उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ है? उड़ीसा। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो बताना है क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया? ठीक है, कटाई कराकर बनाया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया था? चोल, राष्ट्रकूट या चालुक्य या पल्लव। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो आप सभी जानते हैं किसने? राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा लेख ओलंपिक से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा खेल लेख बोले ऑप्शन सॉरी कि इसमें से कौन सा खेल ओलंपिक से सम्मिलित नहीं है? ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। तो पूछा है स्काइंग या साइकिलिंग, क्रिकेट या तीरंदाजी। तो ओलंपिक में कौन सा सम्मिलित नहीं है स्टूडेंट? तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन वो ओलंपिक में हमारा जो सही शामिल नहीं है वो क्रिकेट नहीं है, और बाकी सभी सही हैं यानी ठीक है, साइकिलिंग भी, तीरंदाजी भी, स्काइंग भी। ठीक है क्वेश्चन, मगर क्रिकेट शामिल नहीं है ओलंपिक में। नेक्स्ट भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहा जाता है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। तो भारत की राष्ट्रीय नदी ऑप्शन, इतना ईजी प्रश्न कैसे नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, आप कर सकते होंगे एग्जाम में। क्वेश्चन अगर आपको इसका आंसर पता है तो वहाँ आंसर, अगर नहीं पता है तो वहाँ आंसर देखने लगाने में दिक्कत आती है क्वेश्चन। गंगा लगाए, गोदावरी लगाए, यमुना लगाए, सरस्वती लगाए। तो कोई कुछ बच्चे सरस्वती भी लगाते हैं, कोई गंगा भी लगाएंगे, कुछ यमुना भी लगाएंगे, कुछ गोदावरी लगाएंगे। तो जो सही आंसर होगा क्वेश्चन वो लगाएगा जो पढ़ के जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा गंगा। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर APCC किस राज्य में शुरू किया? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो कहाँ किया है बताइए कमेंट में। क्वेश्चन आप भी कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि कहाँ किया? तमिलनाडु में किया। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो ऑप्शन है क्वेश्चन जम्स या जोस हेजलवुड या नाथन लियोन या एडम चस्पा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, नाथन लियोन। ठीक है, नाथन लियोन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया? 10 मार्च, 15 मार्च या 20 मार्च या 12 दिसंबर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो क्वेश्चन ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है क्योंकि अभी आपके आने वाले समय में पेपर क्वेश्चन है आ सकता है एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टेंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई? तो 1000, 2000, 3000, 4000। तो नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने अटल टेंकरिंग लैब यानी कि ATL स्थापित करने की योजना बनाई है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट एम्फेसालाइटिस सिंड्रोम के खिलाफ किस अभियान की शुरुआत की गई? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा दस्तक। क्या हो जाएगा? बी आंसर, दस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय, चतुस्तरीय, त्रिस्तरीय, द्वितीय स्तरीय। क्वेश्चन इसके तुरंत बाद हम अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत अच्छा हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा क्वेश्चन आज। 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे आज हिंदी के, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा त्रिस्तरीय है। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट 28, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मथुरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कितना ईजी है क्वेश्चन, आप बता सकते हैं कमेंट में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। कोई स्टूडेंट अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्वेश्चन, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो स्टूडेंट। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप ही के द्वारा ही मेरे चैनल आगे पहुंचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? स्टूडेंट वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद। तो स्टूडेंट एक बार विश्वास के साथ पढ़ लीजिए, और बाकी तो आप पेपर में बता ही देंगे कि सर कौन सा प्रश्न कहाँ से आया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो बताना है उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित शिलालेख किस काल का है। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं, एबीसी में कौन सा हो जाएगा? ABCD बताना है कमेंट में। तो इसका जो आंसर जाएगा उस टाइम हो जाएगा शुंग काल। कौन सा जाएगा? शुंग काल, सी आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की? महिला विकास योजना, कन्या वृद्धि योजना, कन्या सुमंगला योजना या जागृति जगाओ योजना? तो बताना है बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना उस स्टैंड को क्या हो जाएगा? तो आपको सभी पता है कि कन्या सुमंगला योजना। कौन सी योजना है? सी आंसर, कन्या सुमंगला योजना। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, IMP कर लेना इस क्वेश्चन को, कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, IMP कर लेना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गौथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द मेंबर को की किस लेखिका का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मनीष कुलश्रेष्ठ, एनी राइस, बंद्राराग या बाबूशी कोहली? तो बताना है विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विद द वेम्पायर के किस लेखिका का हाल ही में निधन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन चारों हैं आपके सामने, बताइए। तो इसका नाम है एरिन राइस, एनी राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि DGCA के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को पर प्रतिबंध कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 10 मार्च 2022, 15 मार्च जून 2022, 31 जनवरी 2022 या 12 मई 2022? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 33। ये पिछला को करंट है क्वेश्चन, कोई नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन, पुराने भी आते हैं करंट, तो आप लोग पढ़ते रहें। कोई भी क्वेश्चन आपको स्पिक नहीं करना है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है अगर आपको तैयारी करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? 31 जनवरी 2022। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र महासभा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए? तो भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए? उत्तराखंड और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तमिलनाडु, उत्तराखंड और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन कैबिनेट ने हाल ही में
केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ये बताना है स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन है 42,605, 45,605, 44,605 या 44,000 करोड़। ठीक है, तो बताना है सब संख्या करोड़ में हो स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं क्या हो सकता है, बताइए कमेंट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44,605 करोड़। ठीक है, 44,605 करोड़। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत में निम्न में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो बताना है चौथा, पहला, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर जाएगा वो जगह चौथा। कौन सा? चौथा स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय हॉकी की टीम के किस सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्याधिकारी पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? अशोक कुमार शर्मा, ललित कुमार उपाध्याय, राहुल सचदेवा या मनप्रीत सिंह? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है उस बच्चे का? तो उनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। क्या नाम है? ललित कुमार उपाध्याय। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा स्टूडेंट, और हिंदी का ऐसे प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट जो आप उड़ा दोगे हवा में। ठीक है स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। और स्टूडेंट कैसे लगे आपको प्रश्न कमेंट जरूर करें, सही हैं गलत हैं स्टूडेंट बताएं, और क्या किया जाए आप लोग कमेंट जरूर किया करें स्टूडेंट। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो वेरी 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 मोस्ट रहेगा। हिंदी के प्रश्न आपको जरूर लगाने हैं अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में तैयार चाहते हैं। तो हिंदी में 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 में 38 करने हैं स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। और सामान्य हिंदी का जो पहला प्रश्न है स्टूडेंट में क्या है? तो स्टूडेंट ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग मेहनत करते रहें और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है स्टूडेंट, हम 70 से 80 प्रश्न आपको हिंदी का कराऊंगा स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। तो बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा था कि इन तिलों में तेल नहीं है, कंगाली में आटा गिला, सर सलामत तो पकड़े हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो स्टूडेंट क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट करें स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। नेक्स्ट है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो महाजनी शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो है बड़ी, महाजनी। तो बड़ी हो जाएगा स्टूडेंट, बी ऑप्शन। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो कौन सी स्टूडेंट बताएंगे? तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा वो जाएगा रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा जाएगा? रामचंद्रिका। और ध्यान रखना है रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा के अंदर एक विशिष्ट कृति है, और जिसके लेखक जो है वो केशव दास की कृति है। किसकी है? केशव दास। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसका जो कृति है किसकी है? केशव दास की। अगला प्रश्न है कि वाक्य में रिक्त स्थान के लिए विकल्प में सही चुना है। गाँव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, या गाँव व्यक्ति, गौरा या देहाती व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गांव के व्यक्ति को कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। और स्टूडेंट सभी को पता है इसका आंसर, तो ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति। नेक्स्ट, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना स्टूडेंट? इसकी वीडियो आपको पूरी मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख लीजिए। आपको पूरी वीडियो देखनी है, हमारी लगभग 114 से ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना, इस नाम से वीडियो बनी हुई है। तो स्टूडेंट वहाँ पर आप सही पढ़ लेंगे, एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो ध्यान रखना है, गणपति चंद्रगुप्त ने जो प्रथम हिंदी का प्रथम कवि माना था वो माना शालिभद्र सूर्य को। इसकी ट्रिक बताई थी ना, गढ़शाली। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, तो आपको वहाँ पर ट्रिक मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हैं तभी पढ़ना, और स्टूडेंट अगर आपके मन में नहीं है पढ़ना तो मत पढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। क्या हो जाएगा? शालिभद्र सूरी। ठीक है और स्टूडेंट नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसका आंसर शालिभद्र सूरी है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द की पहचान कीजिए? यौगिक शब्द की। तो निम्न शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कर ली है। तो मुरलीधर है, पंकज है, पुस्तक है या परमौषधि है। तो यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट। तो बताएंगे किसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या परमौषधि।
तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, परमोषधि, परम प्लस औषधि। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट मुरलीधर मत लगा देना। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट, वाक्यों में आए किस्तान के लिए विकल्पों सही चुनिए। यह कविता लिखी है मैंने, उसने, तुमने, किसने। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा, जो सर्वाधिक लगाया जाता है मैंने, कितने लिखी है। तो कहा जाता है कि जिस आधार पे मैंने सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने, यह कविता मैंने लिखी है। नेक्स्ट है, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो बताना हो स्टैंड। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन में क्या क्या है देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कुतुबन, दूसरा है असाइद, तीसरा है मुल्ला दाऊद, चौथा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। क्या हो जाएगा, मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी। तो मुल्ला दाऊद को माना जाता है ऑप्शन, ध्यान रखना। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंद्रयान, हिंदी की प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। ठीक है, चंद्रयान को हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है, ध्यान रखना। मुल्ला दाऊद की जो प्रसिद्ध रचना है वो है चंद्रयान। चंद्रयान को और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन कमेंट करें। तो ऑप्शन बताना है कि चंद्रयान को और किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि। तो दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, हरिवंश राय बच्चन है या केदारनाथ अग्रवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कहा जाता है जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया था। ठीक है, तो सन बताएंगे 1968 में ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन को साहित्य दो चट्टाने हेतु 1968 का अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वेणुलोक, गुंजेधारा या हिम किरीटनी या हिम तरंगणी या युगचरण। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी। किसमें मिला था, हिमतरंगिणी पे, ऑप्शन नंबर सी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 से किया गया था। यह सर्वप्रथम यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही प्राप्त है। 1955 से किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रकाशन कब किया था, 1955 में। और सबसे पहले भी किसे मिला था, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था 1955 में हिमतरंगिणी पर। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन। अगला प्रश्न है ऑप्शन, हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणसूर। तो बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो और समास विग्रह से कहते हैं जिस समास में विग्रह हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष। ठीक है ऑप्शन, तो ये हमारा समास विग्रह है ऑप्शन। सभी बाकी हमारे समासिक पद हैं, बाकी सब मिला के बना हुए हैं, मगर ये क्या है, समास विग्रह है। ठीक है, सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, और समस्त यानी सभी पदों को एक साथ लिख देना समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। वायु वेग, वीर का पुत्र, रहा का खर्च या पद से भ्रष्ट। समासिक पद चुनना ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो आपको पता है कि सबका समास विग्रह है वीर का पुत्र, रहा का खर्च या पद से भ्रष्ट, और ये हमारा वायु वेग जो है वो क्या है, समस्त पद है। क्योंकि विग्रह को एक साथ लिख देना समस्त पद कहलाता है ऑप्शन, यानी कि अलग अलग पदों को एक साथ लिख देना समस्त पद या समासिक पद कहलाता है, और सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। नेक्स्ट, या समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो उत्प्लत घाटन, उत्प्लत घाटन या उत्प्लत घाटन या उत्प्लत घाटन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग जानते हैं और कर देंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और स्टूडेंट कमेंट करिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए और कह दीजिए कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आज क्लास में हुआ था। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आप क्लास में भी लगवाया था स्टूडेंट। जिन बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो उत्प्लत घाटन, बी आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताएं, 344, 346, 348, 120। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 348, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 348 में वर्णित है। ठीक है, तो यानी संबंधित निर्देश संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 348 में। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में कौन से कवि की है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। कबीरदास, रैदास, हरिदास, निरंजनी या दादू दयाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा रैदास। क्या हो जाएगा? रैदास, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन, बेटा है, काका है, चाचा है, फूफा है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि वेटा जो होता है ऑप्शन आप यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे वेटा शब्द है, तो वेटा शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है, क्योंकि वेटा, वेटे, बेटे का बहुवचन वेटे होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वेटे यानी वेटे का बहुवचन वेटे होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वचन एक सा नहीं होता, बाका काका, चाचा, फूफा का वचन एक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट है 17, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूँ, सहायक क्रिया पूछिए क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, कई 12 एग्जाम में बता दिया आपको मैंने। तो सहायक क्रिया क्या होती है? वाक्य को कंप्लीट दर्शाती है। तो सहायक क्रिया उसे कहते हैं क्वेश्चन जो वाक्य को कंप्लीट दर्शाए। तो इसमें बताओ वाक्य किससे कंप्लीट हो रहा है? हूँ किससे हो रहा है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं क्वेश्चन। जितने सही से पढ़ा होगा उनने कर दिया होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया भी आपको ये सहायक क्रिया के बारे में। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग के साथ साथ किया जाता है वहाँ क्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो देखेंगे साकर्मा, काकर्मा, संयुक्त या नाम धातु। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी आंसर, संयुक्त क्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कह रहे हैं हम कि माला नाचने लगी, माला नाचने लगी। तो यहाँ पर इस वाक्य में नाचना मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजन क्रिया है, तो उसे ही हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग करके साथ साथ किया जाता है वहाँ पर क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो ऑप्शन सी और डी में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 19 में सी और डी में इतना अंतर है ऑप्शन को, सी में जो है ऊपर है पे बिंदी नहीं लगी हुई है और डी पे बिंदी लगी हुई है। कभी आप कहो सेम ऑप्शन है, ध्यान रखना, मुझे बहुत आनंद आता है, इसमें है पे बिंदी नहीं है, इस पे है पे बिंदी है, तो ऑप्शन सेम नहीं है ऑप्शन। कभी आप कहो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है कि सही वाक्य की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखना, मुझे बहुत आनंद आता है शुद्ध वाक्य है, शेष सभी अन्य अशुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सन 1970, सन 1975, सन 1998, 1973। तो बताना है रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं 1970 में। कब? 1970। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए कि रामविलास शर्मा को सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया तथा इन्हें वह पुरस्कार निराला की साहित्य साधना नामक रचना हेतु प्रदान किया गया था। कौन सी रचना थी? ये जो निराला की साहित्य साधना। ठीक है, ध्यान रखना है, निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट है, राष्ट्र में यह प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो राष्ट्र में यह प्रत्यय लगने पर कौन सा बनेगा उस टाइम? तो आप जानते हैं राज्यीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। तो ये प्रत्यय लगाएंगे उस टाइम बड़ी है, तो राष्ट्रीय बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन है? 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, राष्ट्रीय बन जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान में कौन सा ऑप्शन लगा है? तो विज्ञान में कौन सा ऑप्शन लगा है? ई, विग, विग या बी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा विज्ञान में जो लगा है वो कौन सा ऑप्शन लगा है? बी ऑप्शन लगा है क्वेश्चन। इसका तो बहुत ईजी आंसर था। नेक्स्ट, निम्न के शब्दों में क्रम से पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती पुत्र पृथ्वी, तो पार्वती किसका है? शिवा का है, रुद्राणी का है, उमा का है, सुमन का है। पुत्र किसका है? ऑप्शन सूत का है, सुता का है, वसुधा का है। पृथ्वी किसका है? ऑप्शन। तो क्रम से लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सभी कर देंगे। करिए कमेंट जल्दी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पार्वती रुद्राणी होता है, पुत्र नंदन होता है, पृथ्वी अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्न में किस शब्द से हुई है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्न में किस, तूपानु, त्रिलिंग या मालिश या मोदरू। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा क्वेश्चन कमेंट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया, गुड गजब, ऐसे ही कमेंट करें क्वेश्चन। अपने अंदर जोश लाइए, जब भी तैयारी होगी क्वेश्चन। अगर आप निष्क्रिय रहेंगे तो तैयारी नहीं होगी क्वेश्चन। अच्छे से करिए, फुर्ती रखिए अपने अंदर। 24 का हो जाएगा बी आंसर। क्या हो जाएगा? त्रिलिंग। ध्यान रखना, त्रिलिंग से हुई है तेलुगु शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से 29 तक इस पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देने हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, उस टाइम सुनने समझेंगे कि यहाँ से पढ़ेंगे। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी नहीं कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार को कोई दावा नहीं चलता है। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष का अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। वह स्वयंभू या स्वसिद्ध होने की दावा नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो सकता तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय या चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक सततभर सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत तथा क्वांटम फिजिक्स के उसका खंडन प्रस्तुत किया। फिजिक्शन के उसका प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेईमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रह पर प्रेक्षण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की काम में ला जाते हैं। क्वांटम फिजिक्सन के आगमन को दो तरह के देखा जाता है सकता है। एक, इसमें न्यूटनवाद को झूठा करार और दिया। दूसरा, यह न्यूटनवाद में एक नया अध्ययन जुड़ा है। न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया है। 25, ठीक है क्वेश्चन। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे आपके। तो पहला प्रश्न क्या है क्वेश्चन? इसे करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं कराऊंगा तो आपको पता है कि हिंदी में 2 पैराग्राफ आएंगे आपके लिए पैट में। अगर आप पैट के पैराग्राफ नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है कि विज्ञान के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन पढ़ना हो कि विज्ञान में सत्य के साक्षात का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान का सापेक्ष अवधारणा होती है। तो विज्ञान अपने समय की वास्तविकता सच्चाई बयां करती है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं हो सकता? दर्शन, विज्ञान, साहित्य, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप सभी जानते हैं, विज्ञान। क्या हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट 27, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति का नियम, भारतीय दर्शन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के आज भी उपग्रहों के परीक्षण में किसका प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर। ये बताया भी गया था अभी। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। तो क्वांटम फिजिक्सन कितने दिया था? वो भी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन कितने इजी प्रश्न थे, एक बार अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो पैराग्राफ को इस तरह से करना है आपको, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। तो प्रत्येक किस संधि का उदाहरण क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यड़ संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कनफटा, इस समास में कौन सा उदाहरण है? बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययभाव कर्मधारय है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं, कनफटा। तो कनफटा में जो जो भेद होगा क्वेश्चन वो बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा?
बहुब्री समास। जो इसका अन्य अर्थ निकलता है उस टाइम ध्यान रखना। तो जैसे पीताम्बर दशानन और चतुरन है, इसके भी ये भी हमारे क्या होते हैं, बहुब्री समास होते हैं। तो उस टाइम कमेंट करें कि कनफटा में जो बहुब्री समास होगा इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अलग अर्थ क्या होता है उस टाइम कमेंट करेंगे। तो कनफटा ये ध्यान रखना है, तो कनफटा में जो होगा समास बहुब्री समास होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रामेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा है तो कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी। तो बताना है कौन सी विधा में है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा उपन्यास विधा में। कौन सी हुई, उपन्यास। तो रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा जो थी वो थी उपन्यास। क्या थी, उपन्यास। नेक्स्ट, हमेशा एक जैसा रहना, अर्थ का क्या होगा। हाथ कंगन को आरसी किया, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी, सावन हरे ना भादो सुखे। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा आंसर हो सकता है। तो हमेशा एक जैसा रहना, ना सावन हरे ना भादो सुखे। ठीक है, सावन हरे ना भादो सुखे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द में से आय स्निग्ध स्तन में कौन सा ही होगा। मृग घास चर रही है, बछड़ा, शिशु, बच्चा, सबाक। तो ध्यान रखना, मृग घास खा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा मृग शावक घास खा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मृग शावक यानी बच्चा, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, सिर्फ डी आंसर हो जाएगा। तो मृग शावक घास खा रहा है। नेक्स्ट, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताइए। तो परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग आप सभी जानते हैं कि सर इतने इजी प्रश्न तो कभी एग्जाम में अगर आगे तो हम देख तो ही लगा देंगे। तो ऑप्शन ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर परिवर्तन और परिवार का जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कार्यालय पत्र से अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जा सकता है। तो कार्यालयीय पत्रों के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जाए, साक्षी या अधिसाक्षी बीच, किसी एक परिवार दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक या छात्रों के बीच, या आपसी घनिष्ठ संबंध के बीच। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा शासकीय अधिकारियों के बीच, शासकीय अधिकारियों के बीच हो जाएगा उस टाइम। तो कार्यालयीय पत्रों के अर्ध सरकारी पत्रों का व्यवहार इसमें मुख्यतः किसके बीच होता है, तो शासकीय अर्ध सरकारी के बीच, शासकीय अधिकारियों के बीच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता था। तो इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना, महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएंगे इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं कमेंट में। तो ऑप्शन सभी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट क्वेश्चन ऑप्शन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों में पढ़े और सही विकल्प चुने। एक ट्रांसफर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा में विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा और परंपरा प्रेरणा के मूल सिद्धांत पर काम करता है। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टॉप अप ट्रांसफार्मर, बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सही और ठीक है, तो बताना है सही और सेकंड सही है, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है या सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो बताना है कौन सही हो जाएगा। एक बार और पढ़ लीजिए स्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा कि पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि कौन ये क्वेश्चन ये हिंदी में प्रश्न आ गया है क्योंकि ये ऐसा पेपर था हिंदी का जो एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए ये हिंदी का GS में प्रश्न आ गया। ऑप्शन 2-3 प्रश्न और हैं, आप चिंता ना करें। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है, आधिकारिक भाषाओं में नहीं। तो फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। तो बताना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी भारतीय भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं है। तो फारसी, ऑप्शन कौन सा जाएगा, फारसी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोला, छपेली और जेता निम्नलिखित में किससे संबंधित है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला या प्रसिद्ध मेला। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको सभी को बताया कि सर किससे संबंधित है, लोक नृत्य संबंधित है। किससे संबंधित है, लोक नृत्य से। नेक्स्ट है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसका एक उच्च उपज वाली किस्म है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे, चावल, चाय, सरसों, गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा गेहूँ। कौन सा हो जाएगा, गेहूँ।
ठीक है क्वेश्चन ध्यान रखना। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी फसलों में निम्न किसका उच्च उपज वाली किस्म है? तो गेहूं है क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। हिंदी के अगला प्रैक्टिस सेट क्या कहता है क्वेश्चन? ठीक है देखेंगे अगला प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन अगला प्रैक्टिस सेट हमारा कि 4 विकल्प में दिए गए हैं सही समास वाला विकल्प चक्रधर। चक्र है धर में जिसके, चक्र है धर में जिसके, चक्र धारण किए है जिसने, चक्र है घर में जिसके। तो बताना क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए कमेंट करके ऑप्शन, जल्दी बताओ क्वेश्चन, ऐसे टहर मत लगाओ क्योंकि आपको पता है कि आपका ये प्रैक्टिस पूरा पूरा करना है 37-38% इसमें भी। तो इसका आंसर है चक्र है घर में जिसके, चक्रधर। ठीक है तो जानना है चक्र है घर में जिसके नहीं होगा। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे 115 निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है सबसे अच्छा जो शब्द वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है रात में घूमने वाला। तो रात में घूमने वाला ब्राह्मणी तपस्या निशाचर अजर। तो बताना है रात में घूमने वाला का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 115। तो बताना है रात में घूमने वाला को कहते हैं निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। 4 विकल्प दिए गए हैं तो बताना मुद्रा, उसका रूप का क्या है? मुद्रा, रूप, भाग, पर्वत या गोद। तो मुद्रा का बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा रूप। क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें बताया रोहन ने हॉकी खेली। रोहन तो बताया कर्ता कारक क्या है? कौन सा है? कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा कर्ता कारक ने, मोहन ने। ठीक है कर्ता कारक है ने, कर्ता रोहन मत लगा देना, कभी कर्ता लगा दो। कर्ता कारक की विभक्ति पूछी है ने, ठीक है कर्ता ने, तो ने आ जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न में सही विकल्प चाहिए। कर्ता का अर्थ कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिसने काम किया हो, जिसका काम हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कमेंट में। जो कार्य करे, जो कार्य करे, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य करे। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। आज वर्षा होगी, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य भविष्यकाल या भूतकाल। तो आज वर्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। आज वर्षा होगी, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है उदाहरण। ठीक है इन विकल्प में सही सहकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है। ठीक है तो सहकर्मक क्रिया बतानी है कि सहकर्मक क्रिया कौन सी होगी। सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सीता बीड़ा बजा रही है, सीता बीड़ा बजा रही है। ठीक है क्वेश्चन नेक्स्ट निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें सही पुल्लिंग शब्द बताना है सामग्री। तो सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द बताना है क्वेश्चन सामग्री। क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो आप सभी जानते हैं सामग्री होता है सम्राट। किसका होता है? सामग्री सम्राट का होता है पुल्लिंग। ठीक है ये पुल्लिंग शब्द बताना है सही पुल्लिंग। तो सामग्री का होता है सम्राट। तो बताना है बहुवचन के रूप में चिड़िया। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर बताएंगे। तो चिड़िया का जो हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए शब्द को बहुवचन रूप में बाला विकल्प चुनिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 का हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 पाइए कि उस विकल्प का चयन करना है जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोल रहे हैं, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियाँ। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर। तुम्हें पता है कि स्वरों की सहायता कौन बोले जाते हैं? कमेंट कर दे स्टूडेंट अगर पता हो तो व्यंजन बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं? व्यंजन। नेक्स्ट निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या स्वर। तो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन? अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का, स्वर का। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 124 का। तो आपको पता है कि जब हलंत लग जाता है तो स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर रहित। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। शक्ति, शक्ति का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? विशेषण। संज्ञा शब्द में बनने वाले सही विशेषण शब्द का विकल्प चुनिए। तो शक्ति, शक्तिवर्धन, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है शक्तिशाली। बी आंसर हो जाएगा शक्तिशाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्दों के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को चुनिए। कोई आपसे मिलने आया है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। कोई तो कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्वेश्चन कमेंट करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन भजा। ठीक है तो अनिश्चयवाचक है। कैसा है? अनिश्चयवाचक है। कोई आपसे मिलना आया है, अनिश्चय है। नेक्स्ट है अयोध्या प्रसाद सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरोद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रियप्रभास में प्रेम प्रलाप या अंधा युग। तो क्वेश्चन कमेंट कर दें, इसका आंसर सभी को पता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरियोध है उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है प्रियप्रभास। कौन सी है? प्रियप्रभास। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चयन करना है। बताना है कि यार
कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मधुशाला, मेलाचल, मुद्राक्षर या मृगनयनी? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट कमेंट करें। तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा जो लिखा गया रचित उपन्यास है मेलाचल है। कौन सा है? मेलाचल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? तो बताना है मीराबाई द्वारा रचित कौन सा नहीं है उपन्यास? तो राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद या वेद ही बनवास? तो मीराबाई के द्वारा रचित कौन सा नहीं है क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन वैदिक वनवास। तो बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया फिर। तो बताया क्वेश्चन कमेंट में कि वैदिक वनवास किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए? तो उसने अभी बताया था मैंने इससे वाली वीडियो में कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए, तो आपको सभी को पता होगा अभी तक। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिमतरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिमतरंगिणी के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक देखेंगे। क्वेश्चन पैराग्राफ है और पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है एक ही बार में। तो ये कह रहे हैं कि पारखी डॉक्टर वोगल ने यूं ही चंबा को अनजंबा नहीं कर डाला था। इसमें सैलानी भी इस नगरी में ही यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंपा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूरी नहीं है कि जो सैलानियों को मदमुख कर देता है। वे बार बार यही दस्तक देने चले आते हैं। ठीक है स्टैंड। आगे है, जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरिया परिवेश को आध्यात्मिक बनाती है, वही रावी की नदी मस्त रवानगी और पहाड़ों में आते शीतल हवा को झोंके में सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन जब भी आंसर दे पाओगे, द्वारा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप ध्यान सुनेंगे तो। चंपा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहारी मेला है और चंपा के लोग अलमस्त फप्पड़ तबियत के चंबोरी की कहाड़ियों में जो हम पर पड़ते हैं। आश्चर्य की कई वर्ग काम खुलते चले जाते हैं। प्राकृतिक अपने दिव्य सौंदर्य झलक दिखलाती है। चंपा के सौंदर्य का आत्मसम्मान करने के बाद ही डॉक्टर वोगल ने इसे अचंबा कहा होगा। चंबा का वह सौभाग्य रहा कि इसमें एक से एक बड़ा कलाप्रिय, धार्मिक और जनसेवा राजा मिला। इस राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली अपितु इसमें ख्याति चंबा की सीमाओं को पार कर गया, पूरे भारत में फैली। इस लोकप्रिय नरेश को सारथी 1844 से, राजा राम सिंह 1873 व राजा भूर सिंह 1994 नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला को कलाकष्ट और जितना प्रोत्साहन में चंपा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला है। ठीक क्वेश्चन देंगे, प्रश्न क्या कहते हैं। चंपा की कलम शैली में खास अपनी पहचान बनाई है। इसकी घाटी में ऊंचाइयों खड़े होकर देखो तो समूचा चंपा शहर की किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन देखेंगे। चंपा का इत्यादि धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? मन को हरने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला या ठीक ठाक? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मन को हरने वाला क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर वोगल ने चंपा को अनचंबा कब कहा? वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद, किसी का सुनने के बाद या देखने के बाद? तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आपको पता है अनुभव के बाद ही कहा था। किसके बाद कहा था? बी आंसर, अनुभव के बाद। नेक्स्ट, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? राजा के कारण, प्रजा के कारण, स्थिति के कारण या परिस्थिति के कारण? तो चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? क्वेश्चन नंबर 133, तो राजा के कारण। किसके कारण ऑप्शन? राजा के कारण। तो ऑप्शन 133 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट 135 देखेंगे, चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कलम शैली या बागवानी? तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो आंसर आया था वो आया था कलम शैली ने। किसने? 134 सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 है, वंशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद से पहचानिए। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय, सैलानियों। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 135। तो मंत्रमुग्ध उसमें आया था साफ साफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आया था? मंत्रमुग्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन, ये हमारे सारे गणना पूरे हो चुके हैं। ठीक है, नरना। अब ये कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। व्यवहारिन को देखकर पट देत बार बार। सुश्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है स्टैंड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट श्लेष अलंकार हो जाएगा स्टैंड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी ए ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि 4 विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। अव्यय का भेद हो, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण बोधक? तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का आंसर होगा स्टूडेंट सी आंसर, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। तो स्टूडेंट आज तक यहीं छोड़ते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और स्टूडेंट जितने भी आपके साथी हैं उनको बता देना कि अगर आपको यूपी ट्रिपल पैट या उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस जिसका 14 नंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा स्टूडेंट, अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है स्टूडेंट, आपको यह आपका कर्तव्य है। अगर आपको मुझे आगे लेकर जाना है तो आप मेरा साथ देंगे। देखो ना सभी लोग, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट तुम ऐसे नहीं हो, बिल्कुल तैयार हो मेरे साथ देने के लिए। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थंब का चिन्ह बनाइए स्टूडेंट अगर आप लोग तैयार हैं मेरे साथ देने के लिए। चलिए स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट काफ़ी समय हो चुका है आपको भी मेरे साथ जुड़े जुड़े, 1 घंटे से सवा घंटा हो चुका है स्टूडेंट, जो ज़्यादा हो चुका है स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे से अब अपनी तैयारी करिए, खाना खाइए और उसके बाद में जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। उसके बाद में 2-4 मिनट जो भी आपको काम करना है करिए, फिर अपना आराम से पढ़िए। और आपको अच्छे से रोज़ ये प्रैक्टिस लगाना है स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।